आज हम पढ़ेंगे सामान्य प्रबंध के सिद्धांत को। सामान्य प्रबंध का सिद्धांत, इसे दो अन्य नामों से भी जाना जाता है, प्रशासनिक प्रबंध और कार्यात्मक प्रबंध। अगर आपसे पूछे कि प्रशासनिक प्रबंध, कार्यात्मक प्रबंध या सामान्य प्रबंध के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो इन तीनों का उत्तर होगा हेनरी फ्योल। कभी कभी ये प्रश्न आता है कि जो मशहूर वैज्ञानिक हेनरी फ्योल थे, उनका संबंध किस देश से है, तो उनका संबंध है फ्रांस से। फिर हम अगर देखें तो कोई प्रबंध जो होता है, ये किसी संस्था का जो प्रबंध होता है वो 3 स्तर का होता है: टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट या फ्रंट लाइन मैनेजमेंट। जो हेनरी फ्योल की थ्योरी है, सामान्य प्रबंध का जो उनका सिद्धांत है, वो किसी संस्था के उच्च स्तरीय प्रबंध मतलब टॉप लेवल मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ है। अब जो हेनरी फ्योल ने ये सिद्धांत दिया अपना, तो आप देखेंगे कि ये सिद्धांत उन्होंने अपनी एक प्रसिद्ध पुस्तक में दिया था, जो 1917 में उन्होंने फ्रेंच भाषा में प्रकाशित की थी। उस पुस्तक का नाम है जर्नल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। फ्रेंच भाषा में ये प्रकाशित हुई थी 1917 में। और इस किताब के आधार पर यह कहा जा सकता है कि जो इनकी विचारधारा है वो सार्वभौमिकतावादी। कभी कभी प्रश्न आता है कि हेनरी फ्योल की जो विचारधारा है वो कैसी है, तो सार्वभौमिकतावादी हेनरी फ्योल की विचारधारा है। प्रबंध के संबंध में हेनरी फ्योल का एक महत्वपूर्ण कोटेशन है, कह सकते हैं कथन है, कब कि उन्होंने ये कहा कि प्रबंध के सिद्धांत सार्वभौमिक हैं, यूनिवर्सल हैं, उन्हें हर जगह उनकी उपयोगिता है, पर उन्हें जड़वत लागू नहीं किया जा सकता। उन्हें व्यवहारिक रूप से ही लागू किया जा सकता है। जड़वत का लागू करना है कि रोटली भी आप इसको नहीं लागू कर सकते, इसके लिए आप व्यवहारिक तरीकों को अपनाएंगे। अच्छा, हेनरी फ्योल ने 14 सिद्धांत अपने दिए हैं, और इन 14 सिद्धांतों को बताते हुए, जैसे ये विशेष में देखिए 14 सिद्धांत दिए हैं, और इन 14 सिद्धांतों को बताते हुए उन्होंने बेसिकली 2 बातों पर बल दिया है। पहला जो उन्होंने ये कहा है कि उनके द्वारा ये जो 14 सिद्धांत बताए गए हैं किसी संस्था को का प्रबंध चलाने के लिए, वो अंतिम सूची नहीं है। देश काल परिस्थिति और समय के अनुसार ये सूचियों में परिवर्तन आएगा, नई चीजें शामिल होंगी, ऐसी संभावना उन्होंने छोड़ी है। दूसरा उन्होंने कहा है कि प्रबंध के क्षेत्र में कोई भी चीज बेलोच या ब्रह्म वाक्य नहीं है। ब्रह्म वाक्य का मतलब होता है जो सदैव फिक्स हो, उसमें कोई परिवर्तन ना हो उस चीज में। तो ये कह रहे हैं कि समय के साथ उसमें लोचशीलता की संभावना होगी और चीजों में क्या होगा, बदलाव होगा। अब हम देखते हैं हेनरी फ्योल के 14 सिद्धांतों को। 14 सिद्धांत जो उन्होंने दिए हैं, उसमें उन्होंने कहा है पहला सिद्धांत जो उनका है वो है श्रम विभाजन का सिद्धांत। मतलब संस्था के प्रत्येक लोगों के मध्य में कार्य का विभाजन होना चाहिए, किसको किस काम के लिए अपॉइंट किया गया है, किसे क्या काम करना है, ये तय हो। फिर अधिकार व उत्तरदायित्व, हर व्यक्ति के अधिकार, हर व्यक्ति को उत्तरदायित्व दिया जाए कि इस काम के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है, और फिर वो इस काम के लिए अकाउंटेबल है, और उससे संबंधित उनको अधिकार भी दिए जाएं। संस्था में अनुशासन को उन्होंने सर्वोपरि स्थिति में रखा है कि अगर संस्था के सही कर्मचारी अनुशासित होंगे तो अपने लक्ष्य को शीघ्र प्राप्त करेगी। आदेश की एकता, एक प्रत्येक कर्मचारी को एक ही ओर से आदेश मिलने चाहिए। ऐसा नहीं कि अलग अलग लोगों द्वारा उसे आदेश मिले तो वो किसी भी आदेश का अच्छे से पालन ना कर पाए। फिर निर्देश की एकता, जो आदेश की एकता से मिलता जुलता ही है, पर थोड़ा अंतर है इसमें कहा गया कि अगर एक योजना को संचालित करने वाले लोग हैं तो एक ही योजना प्रबंधक द्वारा उनको समय समय पर गाइडलाइंस दिए जाएं, उससे संबंधित, जिससे उस योजना से संबंधित वो व्यक्ति अच्छे से कार्य कर सके। फिर छठवां नंबर है, 6 पॉइंट देखते हैं। होता क्या है कि व्यक्ति की जब किसी संस्था में काम कर रहा होता है तो उसके 2 तरह से हित होते हैं, एक व्यक्तिगत, एक सामूहिक। हेनरी फ्योल मानते हैं कि हमारे जो कर्मचारी हों संस्था में, ऐसे कर्मचारी हों जो व्यक्तिगत हित की अपेक्षा सामूहिक हित को ज़्यादा प्राथमिकता देते हों। फिर कर्मचारियों के सिद्धांत से संबंधित उन्होंने सिद्धांत दिया, 7वां नंबर, जिसमें उन्होंने कहा कि वैज्ञानिक तरीके से हमको पारिश्रमिक देना चाहिए। जो व्यक्ति अच्छा काम कर रहा है उसे ज़्यादा सैलरी, ज़्यादा इंसेंटिव मिलने चाहिए। जो कम कर रहा है, खराब काम परफॉर्मेंस है, उस पर क्या करना चाहिए, दंड का भी प्रावधान होना चाहिए। 8वां नंबर, उन्होंने नियमों को की चीज़ों को लेकर, प्रबंधक की कुछ अधिकारों को लेकर कहा है कि केंद्रीकृत होना चाहिए, सेंट्रलाइज। कुछ अधिकार जो प्रबंधक के पास हमेशा क्या होने चाहिए, सुरक्षित होने चाहिए। फिर 9वां 9th नंबर देखते हैं उनका सिद्धांत,
जिसमें उन्होंने ये बताया है स्काल चैन। स्काल चैन का मतलब उन्होंने बताया कि एक आदेश का क्रम होना, जैसे कुलपति आदेश देंगे, मान लीजिए वाणिज्य संकाय अधिष्ठा को, वो देंगे प्रबंध विभाग को। अगर इधर देखें दूसरी तरफ तो अधिष्ठा कला संकाय को देंगे, अधिष्ठा अध्यक्ष राजनीति शास्त्र विभाग को। उन्होंने कहा कि ये क्रम तो है संस्था में, लेकिन कभी कभी सीधे भी संपर्क किया जा सके, ये डॉट डॉट रेखा बताई गई है कि सीधे एक विभाग का व्यक्ति दूसरे विभाग से संपर्क कर सके। इस पुल नुमा व्यवस्था को उन्होंने गैंग प्लैंक कहा है, कि सीधे संपर्क किया जा सके। जरूरी नहीं है कि टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप ही आदेश चले, एक विभाग का प्रमुख दूसरे विभाग के प्रमुख से सीधे संपर्क कर सकता है। इसी को उन्होंने स्काल चैन कहा और इस व्यवस्था को गैंग प्लैंक कहा। फिर अगला सिद्धांत उनका है व्यवस्था का सिद्धांत। चाहे किसी संस्था में कोई व्यक्ति हो, वस्तु हो, उस सब का नियोजनपूर्ण और विवेकपूर्ण तरीके से व्यवस्था करनी चाहिए। हर वस्तु का अपना एक ऑर्डर होना चाहिए, हर कर्मचारियों की पद की एक हायरार्की होनी चाहिए। उन्होंने इस चीज़ को बताने की कोशिश इस सिद्धांत में की। फिर अगला सिद्धांत है 11वां समता का सिद्धांत। समता का सिद्धांत मतलब कर्मचारियों के साथ समानता का व्यवहार करना चाहिए। एक प्रबंधक को उनके प्रति दयालुता, उनके प्रति मैत्रीपूर्ण और न्यायपूर्ण भावना को प्रदर्शित करना चाहिए, जिससे उत्साहित होकर वो संस्था के लक्ष्य को प्राप्त करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। अब पहल शक्ति का सिद्धांत। प्रत्येक व्यक्ति में स्वयं और स्वच्छंद होकर स्वाभाविक रूप से जो सोचने की क्षमता है, उसे उन्होंने पहल शक्ति कहा। उन्होंने कहा कि मशीनवत व्यवहार ना करें लोग, उनके अंदर खुद भी किसी समस्या के समाधान के लिए सोचने की क्या हो, लोगों में क्षमता होनी चाहिए। फिर लास्ट अंतिम सिद्धांत है उनका 14वां एकता का सिद्धांत। एकता का सिद्धांत कहता है कि एक प्रबंधक को प्रयास करना चाहिए कि उनके कर्मचारी जो हैं वो वफादार हों। संस्था वफादार कर्मचारी होंगे तो संस्था जल्दी प्रगति करेगी। उन्होंने कहा कभी भी इस भावना के साथ मैनेजर को काम नहीं करना चाहिए कि संस्था के कर्मचारियों के मध्य हम फूट डाल देंगे आपस में तो हमारा कार्य अच्छे से हो जाएगा। इसके तात्कालिक लाभ तो हो सकते हैं, लेकिन दूरगामी परिणाम दुष्कर हो जाएंगे, जो आपके लिए काफ़ी घातक हो सकते हैं संस्था के लिए। दूसरा उन्होंने कहा लिखित और मौखिक संप्रेषण के बारे में। इसी आदेश की एकता में उन्होंने कहा कि हो सकता है कि लिखित संप्रेषण का दुरुपयोग हो जाए, इसलिए हेनरी फ्योल ने मौखिक संप्रेषण पे अपने इस सिद्धांत में ज़्यादा बल दिया है। तो जल्द ही मैं अगले टॉपिक के लिए वीडियो अपलोड करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।